नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए एक नई वीडियो में हिंदी में जो है आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य अर्थात हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी में दो चीज़ें होती हैं, गद्य और पद्य। जिसे हम गा के पढ़ते हैं वो पद्य होता है, जिसे हम गा नहीं सकते वो गद्य होता है। पद्य में जो है लय होता है, प्रवाह होता है, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, उसमें रस होता है, भावना होती है। इन सब चीज़ों का जिसमें समावेश होता है वो होता है पद्य, और जिसको हम एक कहानी की तरह पढ़ते हैं वो गद्य होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य अर्थात पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम उसकी भूमिका जान लेते हैं। हिंदी पद्य साहित्य की भूमिका, इसमें पहले चीज होता है पद्य यानी काव्य या कविता होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों जान लीजिए, कविता का शाब्दिक अर्थ होता है, कविता का शाब्दिक अर्थ, कविता का शाब्दिक अर्थ होता है कवि की कृति, कवि की कृति यानी जो कवि द्वारा लिखी गई रचना या कवि द्वारा की गई रचना उसी क्या कहलाती है, कृति कहलाती है। तो कविता का शाब्दिक अर्थ होता है कवि की कृति। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, कविता छंदबद्ध, छंदबद्ध, लययुक्त, और प्रवाह युक्त होती है, प्रवाह युक्त होती है। कविता क्या होती है? छंदबद्ध होती है, लय युक्त होती है, प्रवाह युक्त होती है। यह रस, छंद, अलंकार, भावना एवं कल्पना से परिपूर्ण होती है। इस तरह हम कविता की परिभाषा होती है। कविता क्या होती है? छंदबद्ध होती है, लय युक्त होती है, उसमें लय होता है, प्रवाह युक्त होती है, प्रवाह होता है, और रस, छंद, अलंकार, भावना और कल्पना से परिपूर्ण होती है। यानी इन सब चीजों का, रस, छंद, अलंकार, भावना, कल्पना आदि चीजों का जो है कविता में समावेश होता है। तो ये थी कविता की परिभाषा। और कविता यानी काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है कवि की कृति, कवि की कृति। कवि जो रचना करता है उसको जो है उस कवि की कृति कहा जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कवि की कृति। और कविता छंदबद्ध, लय युक्त, प्रवाह युक्त होती है। इसमें जो है रस, छंद, अलंकार, भावना और कल्पना का समावेश होता है। ये थी जो है कविता की परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ। आइए जो है अब देखते हैं काव्य के भेद। काव्य कितने प्रकार के होते हैं हम देखेंगे। काव्य के भेद तो जान लीजिए, काव्य के मुख्यतः जो है दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रव्य काव्य, पहला होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जैसे जिसको जो है सुना जाए या पढ़ा जाए, जैसे कविता हो गया और गीत हो गया,
ये हो गया सरब काव्य के उदाहरण। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य में क्या होता है, जैसे नाटक, जिस चीज को जो है देखा जाए, नाटक और एकांकी, नाटक और एकांकी, ये जो है दृश्य काव्य के उदाहरण है। कविता और गीत क्या है, सरब काव्य के उदाहरण है। इसके बाद सरब काव्य जो है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। सरब काव्य के दो भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब जो है प्रबंध काव्य हमारा तीन प्रकार का होता है, या इसके तीन भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य, और दूसरा है खंड काव्य, और इसका तीसरा भेद है आख्यानक गीत, आख्यानक गीत। यानी सरब काव्य के दो भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, और प्रबंध काव्य के तीन भेद, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। इसके बाद आते हैं मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है पाठ मुक्तक और मुक्तक, पाठ मुक्तक, और दूसरा होता है गेय मुक्तक। यह है काव्य के भेद। काव्य जो है दो प्रकार का होता है, सरब काव्य जैसे कविता और गीत, दृश्य काव्य जैसे नाटक एकांकी। उसके बाद सरब काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के तीन भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। और मुक्तक काव्य के दो भेद, पाठ मुक्तक, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। ये थे काव्य के भेद। अब इसके बाद जो है हम पद्य साहित्य के इतिहास में देखेंगे काल विभाजन, यानी समयावधि। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन, जितने काल थे उनका जो समयावधि थी, किस सन से किस सन तक थी। जैसे पहला आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल। और पूर्व मध्यकाल, अगला काल आता है पूर्व मध्यकाल, इसको कहा जाता है भक्ति काल। कौन सा काल, भक्ति काल। तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल, इसको कहते हैं रीतिकाल। अगला चौथा काल है आधुनिक काल, इसको गद्य काल कहा जाता है, गद्य काल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल। अब इसका समय सीमा देखते हैं। आदिकाल जो शुरू होता है ये सन 743 से ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, इसके बीच का जो समय है यह किसका समय है, आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल का। उसके बाद आता है भक्ति काल। इसकी समय सीमा शुरू होती है 1343 से 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद रीतकाल। रीतकाल की समय सीमा है 1643 ईस्वी से
1843 ईस्वी तक। उसके बाद अंतिम काल है हमारा आधुनिक काल यानी गद्य काल। इसकी समय सीमा है 1843 ईस्वी से आज तक लिख सकते हैं हम, या निरंतर लिख सकते हैं। ये था जो है काल विभाजन। आदिकाल सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी, भक्ति काल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी, और गद्य काल यानी आधुनिक काल 1843 से आज तक। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में 10 के पाठ्यक्रम में आपको केवल पढ़ना है रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल और आधुनिक काल। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को केवल 2 ही काल का अध्ययन करना है। आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 काल हैं, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो चलो अब इसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल। आइए देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय है वो सन 1643 से 1843 ईस्वी है। मैंने आपकी आसानी के लिए, जिससे आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने सब चीजों को जो है इकट्ठा कर दिया है। प्रश्न जो बनते हैं वो आपके यहीं से बनेंगे। जैसे पूछ लिया जाए कि रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां बताइए या विशेषताएं बताइए, या रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया, जो कवि हैं रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। प्रश्न ये भी बन सकता है कि रीतिकाल के किन्हीं 2 रीतबद्ध कवियों के नाम लिखिए, या उनकी एक रचना लिखिए, 2 रचना लिखिए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमने 1 2 3 4 कॉलम बनाया। पहला है काल, दूसरा अन्य नाम यानी इसको और किस नाम से जानते हैं, प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं, कवि और उनकी कृतियां हैं। तो पहले हम काल में जान लेंगे किस काल का अध्ययन कर रहे हैं, रीतिकाल का। इसमें हम लिख दे रहे हैं रीतिकाल। इसको आप लोग अपने नोट्स में अवश्य लिखिएगा, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। रीतिकाल। अब अगला कॉलम हमारा अन्य नाम, यानी रीतिकाल को और किस नाम से जानते हैं। तो रीतिकाल को हम कहते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल रीतिकाल का ही दूसरा नाम है श्रृंगार काल। अब इसके बाद आता है प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो इसकी पहली प्रवृत्ति होती है श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा होता है कला पक्ष की प्रधानता। कला पक्ष की प्रधानता। तीसरा है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथों का निर्माण। और चौथी विशेषता इसकी कि कवियों का दरबारी होना। कवियों का दरबारी होना, यानी रीत काल के जो कवि होते थे वो किसी ना किसी राजा के दरबार में कवि होते थे। तो रीत काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। इसकी अगर विशेषता या प्रवृत्ति पूछी जाए तो श्रृंगार रस की प्रधानता, अर्थात रीतिकाल के जो कवि रचना करते थे, जो कृतियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे, उसमें जो है श्रृंगार रस को जो है
प्रधानता दी जाती थी। कला पक्ष की प्रधानता यानी कलाओं का समावेश होता था। रीति ग्रंथों का निर्माण, रीत ग्रंथ लिखे गए इस युग में अधिक मात्रा में, और कवियों का दरबारी होना। रीत काल के जो कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के दरबार में कवि होते थे। ये थी इसकी विशेषता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीतिकाल, इससे हर बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष करके उसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर डालिए। इसके बाद आता है कवि या कृतियां। हमने बताया ये 3 भाग में बटे हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं, कुछ कवि रीत सिद्ध हैं, कुछ कवि रीतिबद्ध हैं, और कुछ कवि जो है रीत मुक्त हैं। तो पहला आता है रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध में नाम आता है सबसे पहले रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि बिहारी लाल का। बिहारी लाल, बिहारी लाल जो ना, इनकी कृतियां है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। तो रीत सिद्ध कवि का नाम अगर पूछा जाए कि रीत काल की रीत सिद्ध कवि का नाम लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? बिहारी लाल, और उनकी कृति है बिहारी सतसई। उसके बाद आता है रीतबद्ध। रीतबद्ध में सबसे पहले आते हैं केशव दास। केशव दास, इनकी रचना है कवि प्रिया है, या हम लिख सकते हैं रसिक प्रिया। उसके बाद आता है दूसरा कवि मतिराम। दूसरे कवि हैं हमारे मतिराम। मतिराम की रचना है सतसई। सतसई, मतिराम की सतसई है और बिहारी लाल की बिहारी सतसई है। दोनों में अंतर है। अगर सतसई रहेगा तो मतिराम की कृति होगी, और बिहारी सतसई रहेगा तो बिहारी लाल की होगी। अगले कवि हैं पद्माकर। पद्माकर की कृति है गंगा लहरी। गंगा लहरी। उसके बाद आते हैं देव। अगले कवि हैं देव, इनकी रचना है अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। इसके बाद एक कवि और हैं चिंतामणि, इनकी रचना है पिंगल। बात समझ में आ रही है? रीत सिद्ध अगर कवि पूछेगा तो बिहारी लाल होंगे, जिनकी कृति है बिहारी सतसई। उसके बाद आता है रीतबद्ध। रीतबद्ध के सबसे प्रमुख कवि हैं केशवदास जी, जिनकी रचना है कनप्रिया, रसिक प्रिया। मतिराम है, इनकी रचना है सतसई। पद्माकर गंगा लहरी, देव की अष्टयाम, और चिंतामणि की पिंगल। ये पांचों कवि जो है रीतबद्ध कवि हैं, और बिहारी जी क्या हैं? रीत सिद्ध कवि। इसके बाद आता है रीत मुक्त कवि, जिसमें पहले कवि आते हैं भूषण। क्या है? भूषण। इनकी रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण। उसके बाद है घनानंद। घनानंद। घनानंद की रचना है सुजान सागर। सुजान सागर, यानी भूषण की शिवराज भूषण, घनानंद की सुजान सागर। उसके बाद एक कवि हैं ठाकुर, इनकी कृति है ठाकुर शतक। इतना आया समझ में? विशेषता हो गई
रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल, बिहारी सतसई। केशव मदिराम पद्माकर देव चिंतामणि हो रीतबद्ध कवि हैं। और भूषण घनानंद ठाकुर एक ऐसे कवि हैं रीत मुक्त कवि हैं। आपको एक चीज और बता दें, केशव दास एक आपके कवि हैं केशव, इनको जो है कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत ये कहा जाता है केशव को। किसको कहा जाता है? केशव को। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये था हमारा रीतिकाल। हम इसके बाद अध्ययन करेंगे आधुनिक काल का। युग या आधुनिक काल, इसको जो है गद्य काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय है 1843 से अब तक, या निरंतर कह सकते हैं, जो समय चल रहा है आज तक जो है क्या है, आधुनिक युग है या आधुनिक काल है। यहां से एक प्रश्न कभी यही पूछा जाता है कि आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, आधुनिक युग का या आधुनिक काल का जनक या जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसी परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक युग का या आधुनिक काल का जन्मदाता किसे कहा जाता है या जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, तो आप क्या लिखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा जो आधुनिक काल है ये 4 भागों में विभाजित है। आइए इसको हम जो है सारणी के माध्यम समझते हैं। आधुनिक काल, सबसे पहले हम लिख लेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल हमारा जो है ये 4 भागों में बटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है भारतेंदु युग। तो आधुनिक काल जो है इसके आधुनिक काल 4 कालों में बटा है, 4 युगों में बटा है, जिसमें पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, और तीसरा है छायावाद युग। छायावाद युग, और चौथा है इसका छायावादोत्तर युग। इतना समझ में आया कि आधुनिक काल को या गद्य काल को कितने युगों में बांटा गया? तो 4 युगों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। अब छायावादोत्तर युग जो है इसके 3 भाग हुए हैं। छायावादोत्तर के 3 भाग। पहला है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग। दूसरा है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग। और तीसरा आता है नई कविता का युग। नई कविता का युग। तो आधुनिक काल 4 युगों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर जो है प्रगतवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता की युग। इस प्रकार जो है युगों का विभाजन हुआ है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, सबको जो है एक साथ पढ़ेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी युग, उसके अन्य नाम पढ़ेंगे हम, उसकी समय सीमा जानेंगे,
उस युग की विशेषता जानेंगे, प्रवृत्तियां जानेंगे और उस युग के जो है कब उनकी रचना जानेंगे। तो हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे युग, प्रवृत्तियां, कवि एवं रचना, जिसमें पहला युग आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय है सन 1843 ईस्वी से 1903 ईस्वी, क्योंकि 1843 से ही आधुनिक काल शुरू होता है और आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। तो भारतेंदु युग होगा 1843 से 1903 ईस्वी। इसकी विशेषता है, पहली है देश प्रेम की व्यंजना, देश प्रेम की व्यंजना, और दूसरा है प्रकृति का चित्रण। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखी है या कोई दो प्रवृत्तियां लिखी हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि देश प्रेम की व्यंजना और प्रकृति का चित्रण। उसके बाद इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनकी रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। और दूसरे लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है मन की लहर, मानस विनोद। ये था आपका भारतेंदु युग। इसके बाद आता है द्विवेदी युग, जिसका समय है सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अगर इसकी प्रवृत्तियां की बात करें तो पहला है हास्य व्यंग, या द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है, विशेषता है हास्य व्यंग, नारी का उत्थान। दो इसकी विशेषताएं हो गई। और उसके बाद आते हैं, इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना है सुमन, अबला विलाप। और दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है साकेत, जो एक प्रसिद्ध रचना है, भारत भारती भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इनकी एक पत्रिका थी सरस्वती, सरस्वती नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो कौन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगर इसी को बदल करके आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ, अगर युग पूछा जाएगा तो कौन सा युग होगा आपका? द्विवेदी युग हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद आता है तीसरा युग, छायावाद युग। इसकी समय है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, जिसकी विशेषता है पहला प्राकृतिक चित्रण और दूसरी है भक्ति भावना। प्राकृतिक चित्रण और भक्ति भावना, इसमें चार कवि मुख्य रूप से आते हैं, जिनको छायावाद का प्रमुख स्तंभ कहा जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी रचना है कामायनी और लहर। निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है अनामिका और परिमल। पंत सुमित्रानंदन पंत, पंत यानी पूरा नाम हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं हैं वीणा और पल्लव। वर्मा आप लोग जानते ही हैं, महादेवी वर्मा जी, रचना है यामा और निहार। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक भी कहा जाता है, छायावाद का जनक। यदि आपसे पूछा जाए छायावाद के जनक कौन थे, तो आप क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद। पंत जी को कहा जाता है, पंत को कहते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि, कहता पंत जी को। और वर्मा, महादेवी वर्मा, इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है,
पंत जी को प्रकृत के सुकुमार कवि कहा जाता है और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इसमें जो है हम आधुनिक काल में 3 युगों का अध्ययन किए, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। इसके बाद अगला युग आता है अंतिम युग यानी चौथा युग, छायावाद उत्तर युग। तो छायावाद के बाद आता है छायावाद उत्तर युग, जिसका समय है 1936 से अब तक। इसमें पहला है प्रगतवादी युग। इसकी विशेषताएं होती हैं रूढ़ियों का विरोध, यानी इस युग में जो है जो रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था, उसका जो है विरोध हुआ। क्रांति का आह्वान, ये दो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं इसकी प्रगतवादी युग की। और इसके प्रमुख कवि हैं केदारनाथ, इनकी कृति है माझी ना बजाओ बंसी। और दूसरे हैं नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है। प्रगतवादी युग, रूढ़ियों का विरोध और क्रांति का आह्वान, केदारनाथ, माझी ना बजाओ बंसी, इनकी एक कृति हो गई। दूसरे कवि हैं नागार्जुन, जिनकी कृति है बादल को घिरते देखा है। इसके बाद आता है प्रगतवादी युग। अगर इसकी विशेषता पूछी जाए तो पहला हो जाएगा विद्रोह के स्वर और दूसरा काव्य शिल्प में नए प्रयोग। और कवि की बात की जाए तो अगे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। कृति है इनकी तार सप्तक और भग्नभूत। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, इनकी कृति है कनुप्रिया अंधा युग। आगे का नाम जहां आता है, इनको जो है प्रयोगवादी काव्यधारा का जनक कहा जाता है। किसको? अगे जी को। अगे को प्रयोगवादी काव्यधारा का जनक कहा जाता है। उसके बाद तीसरा आता है नई कविता का युग। इसमें क्या विशेषताएं हैं? भाषा में नए प्रयोग हुए और भाषा एवं छंदों में नवीनता थी, इसकी विशेषता हो गई। इसके कवि हैं माधवदास, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं श्री श्यामचरित मानस। उसके बाद दुष्यंत कुमार हैं सूर्य का स्वागत। बात आती है तार सप्तक की। तो हिंदी में जो है 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगर पूछा जाए कि पहला तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ तो 1943 में। और दूसरा तार सप्तक जो है यह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1951 ईस्वी। अगर बात की जाए तीसरा तार सप्तक की तो यह था आपका 1959 ईस्वी। तार सप्तक 3 बार प्रकाशित हुए। पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, दूसरा 1951 ईस्वी में और तीसरा 1959 ईस्वी में। अगे जी को प्रयोगवादी काव्यधारा का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये हिंदी विषय से। लगभग इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।